नाज़रीन, हुकूमत अजीबो गरीब तजादात का मजबूआ बन गई है। महंगाई को लेकर पीटीआई के वजीर पल में तोला पल में माशा बन जाते हैं। एक सांस में महंगाई का इनकार करते हैं, फिर उसी सांस में महंगाई के कसीदे भी पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि महंगाई तो अच्छी होती है, महंगाई होती है तो मुल्क चलता है, वरना मुल्क रुक जाएगा। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहे हैं। अगर आवाम की जिंदगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नीचे जाए और मुल्क में महंगाई आए तो तबाही है। अगर आवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है खरीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। क्योंकि महंगाई और लोगों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। महंगाई नहीं और सब कुछ रुक जाए तो मुल्क रुक जाएगा। परवेज खटक हुकूमत के वो पहले वजीर हैं जिन्होंने महंगाई का दिफा नहीं किया, बल्कि पहले तो महंगाई का इनकार किया। इस इनकार के साथ उन्होंने न सिर्फ सरकारी इदारों के आदादोशुमार को झुटलाया है, बल्कि वजीर आजम के मौक़िफ़ को भी गलत करार दिया। और वजीर आजम ही नहीं बल्कि हुकूमत के उन तमाम बहानों और तावीलों को भी झूठा कह दिया जो हुकूमती शख्सियात महंगाई के दिफा में पेश करती रही हैं। जब भी महंगाई होती थी, हुकूमत इसे कम करने की बजाय इसका जवाब पेश करती थी। कभी माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार करार देती थी, कभी डॉलर महंगा होने की वजह बताती थी, कभी मुल्की कर्जों की बात होती थी, तो कभी करंट अकाउंट खसारे के सर तमाम इल्जाम धर दिया जाता था। अब तक हुकूमत महंगाई की कौन सी 13 वजूहात बता चुकी है? आइए। जिस वक्त करंट अकाउंट का खसारा खतरनाक हद तक पहुंचता है और आपका रुपए जो है वो प्रेशर में आता है और उसकी कदर गिरनी शुरू होती है, उससे आटा भी महंगा होता है, चीनी भी महंगी होती है, घी भी महंगा होता है, पेट्रोल भी महंगा होता है, डीजल भी महंगा होता है, बिजली भी महंगी होती है। पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियां करें। क्या करें आप? लेकिन अब वजीर दिफा परवेज खटक ने एक ही झटके में इन तमाम बहानों, तावीलों और दलीलों को चारों शाने चित कर दिया। क्या वाकई महंगाई अच्छी होती है? क्या वाकई मुल्क में कोई गरीब नहीं है? कहीं कोई कच्चा मकान नहीं है? बात करते हैं सीनियर दर्जनिगार सईद काजी साहब से। काजी साहब, एक बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये लोग अवाम से दूर हैं? क्या इनको पता नहीं है कि अवाम कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है? क्या चंद पक्के मकान देखकर ही पैमाना बना लिया गया कि जनाब गुर्बत खत्म हो गई है, अवाम की बाइंग पावर नहीं बढ़ पा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं ये लोग कि महंगाई जो है वो अच्छी होती है? देखें, ये जो बात इन्होंने कही है वो इस हवाले से दुरुस्त है कि जिस तबके से इनका ताल्लुक है वहां 1000 रुपए का लीटर भी पेट्रोल इनके लिए महंगा नहीं होगा। और जो ये अपने तय इन्होंने ठीक बात की है कि इनके लिए कोई महंगाई नहीं है, ना ही महंगाई इनका मसला है, ना ही ये जो है जिंदगी में वहां रहते हैं। ये इन्होंने मकानों की बात की। वन ऑफ द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है, मैं पीटीआई को नहीं कहता, ये 3 साल हुए हैं इनको आए हुए, लेकिन जो हमारे यहाँ इस वक्त मकानों की जो कमी है, तकरीबन वो 1 करोड़ 10 लाख मकान है और उनमें सालाना 3.5 लाख मकानों की कमी में इजाफा हो रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त जो डेवलप हो रहा है, ज्यादातर कब्जा ग्रुप करते हैं, जो बड़ी शानदार छोटी छोटी जो है हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं और उनके इर्द गिर्द फिर एक इनफॉर्मल सेटलमेंट्स का एक समंदर होता है। या आप कराची की हालत देख लें, कराची में गरीब आबादियों में 1 हेक्टर में 5000 लोग रहते हैं, जबकि अमीर आबादियों के 1 हेक्टर में सिर्फ 80 लोग रहते हैं। तो चुनाचे ये जो 80 लोग हैं, इनको नहीं पता कि 5000 जो 1 हेक्टर में जो ठुसे हुए लोग हैं उनकी जिंदगी क्या है। इसकी वजह यह है कि इन्हें कहें, मैं गया था कल परसों जिना अस्पताल में और मैं वैसे खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो डॉक्टर मजदूर नजर आते थे, मुझे भाग रहे थे इस तरीके से। वहां अगर आपको इनको इलाज कराना पड़े फिर इन्हें पता चले। लिहाजा ये बेसिकली क्वारंटीन क्लास है, इन्होंने करंटीना कर रखा है, इस कौम के लोगों से करंटीना कर रखा है इन्होंने। ये इनकी जो खूबसूरत आलीशान जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, इससे बाहर का पाकिस्तान इनका पाकिस्तान नहीं है, ना ही इसको वो समझते हैं। लिहाजा इस किस्म की सफाकाना स्टेटमेंट से देते हैं जो कि इनकी अपनी पार्टी के लिए भी डेट्रीमेंटल है, क्योंकि ये बयानिया तो नहीं है खान साहब का,
वो तो कहते हैं महंगाई है, उसकी वजूहात जो भी हों। तो ये मामला है, इनके लिए किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं है, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए। हाँ, फिक्स्ड इनकम वाले उनसे जाके पूछे, रेडी वाले से जाके पूछे। और उसके बाद आप देखें कि जो दवाइयों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है पिछले साल 2 साल में, और हम रो पीट के हमने ये बताया कि यहाँ पर तो जाली डिग्रियों वाले बैठे हुए हैं, जो 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 फैसले कर रहे हैं, वो न जाने कहानी कहां पहुंची। तो बेसिकली कार्टलाइजेशन हुई है पिछले 30-40 साल में, ये कार्टल्स बन गए हैं, इन्होंने नोटों के ढेर लगा दिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले भी एक बुजुर्ग ने कहा था 19th सेंचुरी में कि एक वक्त आएगा जब एक तरफ तो दौलत का कोई अंदाजा नहीं होगा, यानी इतनी दौलत होगी कि आप जो है वो तस्वर नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ जो है ये इनके लिए यकीनन ये कीमतें ज्यादा नहीं है, मगर वो लोग जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं उनसे पूछे उन पर क्या गुजरती है, आपकी जो फीसेस कहाँ जा रही है। आपने जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बना रखे हैं वहां पर देखें कौन पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, क्यों 3.5 करोड़ बच्चा बाहर बैठा हुआ है। यहाँ पे 5 में से 3 माएँ जो है वो अनीमा का यानी खून की कमी का क्यों शिकार है। 47% बच्चे, इनसे पूछे। सरहद में मुझे ये जैसे अब KPK हमारा जो नया प्यारा सूबा है, इसमें स्टेंटेड ग्रोथ कितनी है बच्चों की, ऑलमोस्ट 45 से 47% है। तो ये वो अंधे हैं जिन्हें नजर नहीं आता, क्या वो मुहावरा है, तो ये इन्हें हरा ही नजर आता है। और जहां ये बैठे हुए हैं वहां बिल्कुल हरा है, सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, कुछ भी हरा नहीं है। जी अली हैदर, बिल्कुल ठीक। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। काजी सईद साहब हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात पर तनाज़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तनाज़ा कहां तक जाएगा, किस तरह हल होगा पूरा मामला, बात करेंगे इस हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल को काबू करने के हवाले से हुकूमत जिन इकदामात पर एतराती थी, दावे करती थी, वो तमाम दावे अब हवा में बिखर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के मामले पर हुकूमत की कमजोर हिकमत अमली मुल्क को एक बहरान के किनारे पर ले आई। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क को कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना है और ये नौबत हो गई थी कि पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज चीन से वैक्सीन की 15 लाख नई खुराकें मुल्क में पहुंचने के बाद आज से कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहाल तो हो गया, लेकिन अभी भी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि लाहौर में सिर्फ 4 दिन की वैक्सीनेशन का स्टॉक मौजूद है, जबकि कराची के वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी साइनोवैक और साइनोफॉर्म वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक मौजूद है। और अब इसी किल्लत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने ताखीरी इकदामात करना शुरू कर दिए। एक जानिब वैक्सीनेशन मराकज़ में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त की जा रही है, साथ ही वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक लगाने की मुद्दत को भी आगे किया जा रहा है। NCOC ने अचानक पॉलिसी बदलते हुए साइनोवैक और साइनोफॉर्म की दूसरी खुराक का वक्त 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया। ये सारे इक़दामात वो हैं जो शॉर्टेज के बाद उठाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि ये शॉर्टेज क्यों हुई? क्या हुकूमत के इल्म में नहीं था कि मुल्क में वैक्सीन की कितनी खुराकें मौजूद हैं, कितनी रह गई हैं, यौमिया कितने अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है? वैक्सीनेशन की जरूरत और सप्लाई में तवाज़ुन रखना किसकी जिम्मेदारी थी? लेकिन जब हुकूमत से इस ताखीर और नाकिस मनसूबाबंदी के हवाले से सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब दिया जाता है कि वॉक इन वैक्सीनेशन की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत पैदा हुई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वैक्सीन के मतलूबा खुराकें नहीं थी तो वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला क्यों किया गया? हालांकि हुकूमत ये जानती भी थी कि रोजाना कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हवाले से NCOC के सरबराह असद उमर गुज़िश्ता रोज कह भी चुके हैं कि 12 जून से 18 जून के दौरान मुल्क में 23 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इस तरह यौमिया 3,32,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई, यानी हुकूमत के इल्म में था कि रोजाना तकरीबन 3.5 लाख खुराकें लग रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मजीद वैक्सीन के ऑर्डर्स में ताखीर की गई और नौबत यहां तक आ गई कि वैक्सीनेशन का अमल पूरे मुल्क में मुअत्तल करना पड़ा। चीनी वैक्सीन की आमद के बाद वैक्सीनेशन बहाल तो हो गई है, लेकिन बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों की वैक्सीनेशन अभी भी ताअत्तुल का शिकार है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में चीनी वैक्सीनेशन तो मौजूद है, लेकिन बैरून मुल्क जाने वालों के लिए मतलूबा वैक्सीन अभी तक दस्तियाब नहीं है। हुकूमत की इस कोताही की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद खासे परेशान दिखाई
अब इन्होंने ये स्पीकर पे बोलना शुरू कर दिया है कि ओवरसीज़ जो है ना वो वैक्सीन लगवा नहीं सकेंगे, उनके कोई एक हफ्ते का कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि कोई टाइमिंग ही नहीं है। कोई कंफर्म बता ही नहीं रहा, कम से कम हमें ये बताएं भाई इतने दिन तक आ जाएगी, रोज़ ये इतनी दुनिया खज्जल खुआर हो रही है। पहले फ्राइडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं, सैटरडे को आए हैं, अंदर ही नहीं आने दिया। मीनारे पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मंडे को अवेलेबल होगी, आज मंडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं है। इस हवाले से एनसीओसी की जानिब से बयान सामने आया है कि 22 जून को वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी और मजीद 20 से 30 लाख वैक्सीन जून तक आ जाएंगी, जिनमें ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन के 12 लाख खुराकें भी शामिल होगी। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत क्यों पैदा हुई? क्या हुकूमत वैक्सीनेशन की रफ्तार से बेखबर थी? बात करते हैं पंजाब खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस शिकावान साहब। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये इसको क्या कहा जाए डॉक्टर साहब? अनअहली कहा जाए, गफलत कहा जाए, ये जानते हुए भी कि रोजाना की बुनियाद पे कितनी वैक्सीनेशन लग रही है, पहले से ऑर्डर्स प्लेस क्यों नहीं किए गए? अब जब खत्म होने को है तो अब एक बुरानी कैफियत पैदा हो गई। देखिए अली, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जो आप जिसका गवर्नेंस की तरफ और हमारी ओवरऑल पॉलिसी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, और दूसरा फैक्टर है कि जो आपका वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। आपको भी पता है कि जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान में हमने एक एफर्ट ज़रूर की है, लेकिन अभी 100% उसमें हम उस तरह कामयाब नहीं हुए कि हम अपनी वैक्सीन जो है उसको मार्केट में ला के अपने शहरियों को वो लगाना शुरू कर दें। इसकी तमाम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे फॉरेन रिसोर्स के साथ जुड़ी है। चाइना से हम वो वैक्सीन ले रहे हैं, दूसरे दीगर दोस्त ममालिक ने भी हमें उस वैक्सीन की डोनेशन में और सपोर्ट में ओनरशिप दी है और फैसिलिटेशन की है। क्योंकि जब एक बहुत बड़े मेगा स्केल पे आप एक वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे होते हैं तो दूसरों के आप महरूने मिन्नत होते हैं, उसमें शिपमेंट इन्वॉल्व होती हैं, उसमें वहाँ के लोकल सोर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन्वॉल्व है, फिर ओवरऑल आपका एक पाकिस्तान के अंदर उस पूरे प्रोसेस के साथ जुड़ा रूल्स और रेगुलेशन का पलंदा इन्वॉल्व है। तो जहाँ हम परचेज़ कर रहे हैं वहाँ हम साथ साथ जो आपने कहा कि उसको एक्सपीडाइट होना चाहिए था, उसको वार फुटिंग पे होना चाहिए था और बेहतर तरीके से मैनेज होना चाहिए था, वो हमने अपनी सतह पे हर मुमकिन कोशिश की कि कहीं गैप ना आए, एक अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन जो है हम उसको इंश्योर करें। और यही वो वजह है कि अब तक जो है वो 67 लाख जो शहरी हैं वो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, और उसमें पंजाब स्पेशली जो है वो 7 लाख से ज़ायद का जो फिगर है वो अचीव कर चुका है। और पंजाब को ये हासिल हुआ एजाज़ कि आपने देखा कि जो हमारा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो सेंटर पंजाब में ही खुला और लाहौर में खुला, और तमाम दुनिया जो है वो कोरोना के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की काविशें हैं उनको सराह भी रही है। अब ये चैलेंज हमारे सामने क्या है कि एक तो चैलेंज है कि जो सऊदी अरेबिया और उसके साथ जुड़े जो हमारे मिडल ईस्ट के दोस्त ममालिक हैं, वहाँ जो हमारी लेबर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं उन्होंने उस पर कदगन लगाई है कि वो हमारी वो वैक्सीन जो हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं उसको सर्टिफाइड नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से जो ह्यू एंड क्राई ज़्यादातर आपको वहाँ नज़र आ रही है जहाँ पे उन डेस्क्स के ऊपर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो थी उसकी शॉर्टेज देखने में मिली। जो ओवरऑल हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। एस्ट्राजेनेका के हवाले से 27 जून को इंशाल्लाह वो हमारी शिपमेंट आ जाएगी और ओवरऑल हर वैक्सीनेशन सेंटर पे हम अपने उन ओवरसीज़ भाइयों को ये सहूलत फिर से दस्तयाब करेंगे। जो बाकी सेंटर्स हैं मैंने अभी इंफॉर्मेशन ली है उन पे अनइंटरप्टेड जो सप्लाई चेन है वो चल रही है, लेकिन चूँकि ये एक अच्छी वेव ये है कि लोगों के अंदर एहसास आ रहा है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उस वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को कोरोना से बचाना चाहते हैं,
तो फिर जब आपका डिमांड और सप्लाई का गैप आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं फिर क्राइसिस आता है। नहीं देखिए, इतनी बड़ी ड्राइव में आपको पता था कि इतनी डिमांड जनरेट होगी डेफिनेटली। देखिए, आपने पूरी की पूरी आबादी को लगानी है ना वैक्सीन, तो उस हवाले से सप्लाई भी होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब जिसमें आपने 7 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगवा दी है, डॉक्टर साहब 10 करोड़ की आबादी वाला सूबा, उसमें से 7 लाख, उसका 1% भी नहीं बनता, तो आपको लगता है ये अपलॉड होने वाली बात है? आपके पास एक पहले से निजाम मौजूद था, पोलियो वैक्सीन का निजाम मौजूद है यूसी की सतह पे, आपको नहीं लगता कि वो उस पूरी वर्क फोर्स से आप फायदा उठा सकते थे? और ये जो इतनी सुस्रवी का शिकार रहा है पूरा प्रोसेस वैक्सीनेशन का, ये अगर पोलियो टीम को साथ मिलाया जाता तो वो घर घर जाके सबको वैक्सीनेशन लगा सकते थे। देखिए अली, इसमें दो हमारी जो सामने प्रायोरिटीज़ और चैलेंजेस हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है उसकी सप्लाई हर हाल में इंश्योर होनी चाहिए और हर सेंटर पे मौजूद होनी चाहिए, और हुकूमत को इसके लिए अगर परचेज़ करनी है तो डिले नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको बताती चलूँ कि 5 लाख सिर्फ हमें डोनेशन वाइल्स आई हैं, और वो वैक्सीन जो है हमने डोनेशन के ज़रिए लगाई, बाकी सब जो है वो हमने ख़रीदी। और जब 62 लाख वैक्सीन वाइल जो है हमने ख़रीदी, तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस के तहत वो टाइमली वो चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में दस्तयाब हुई। जो दूसरा आपका है कि जी इसको हमारा जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो हमारी ओवरऑल पैरामेडिक्स की टीम है, जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इन सब को इस कैंपेन में हिस्सेदार बनाया जाए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जब कोरोना की ये सेकंड वेव आई और जो बहुत शिद्दत की वेव थी, जिसने बड़ी बुरी तरह तमाम शहरों को और ख़ुसूसन पंजाब को अपनी लपेट में लिया, तो हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेके इस स्टाफ के साथ सप्लीमेंट्री स्टाफ भर्ती किया, और हमने एक इस क्राइसिस से निकलने के लिए अपने तमाम हॉस्पिटल, पैरामेडिक्स और उसके साथ जुड़ा तिब्बी अमला जो है उसको मैदान में उतारा। अब वो जो घर घर लेके जाने का वैक्सीन अमल है, उसके लिए पीछे सप्लाई चेन जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जहाँ वो चेन जो है वो टूटती है, वहाँ पर क्राइसिस आता है, और इंशाल्लाह अगले मरहले पे इस पे भी सोचो विचार हो रही है कि जब हमारे पास इनफ स्टॉक होगा तो उसको फिर हर शहरी को हर हाल में वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाने के लिए, जहां हम मज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं कि वहां आने वाले ज़ायरीन को इंश्योर करें कि वो वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा बने, उसके साथ साथ हम ये अपने तमाम जो सिम कार्ड होल्डर्स हैं, जो टेलीफोन हमारे सार्फिन हैं, उन सब को भी कंपल्सरी और अलॉन्ग विद ऑल जहाँ जहाँ हमारे स्पोर्ट्स और दीगर इवेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इस प्रोसेस को ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं। लेकिन हाउस डोर नॉकिंग डोर जो कैंपेन है उसकी तरफ भी सोचा जा सकता है, और एक मुस्बत तजवीज़ है आपकी। चले, ये अच्छी बात है अगर आप इसको कंसिडर करें। डॉक्टर साहब आखिर में ये बताइएगा, क्या ये बात कंफर्म्ड है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, हुकूमत उनके सिम कार्ड्स ब्लॉक करने का सोच रही है? देखिए, इसमें पीटीए का पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट और कलीदी है, और ये एक हमारी कौम जो है जो उनके बेहतरी की चीज़ है। जिस तरह पोलियो उनके मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए अशा ज़रूरी है, और माशरे को पोलियो ज़दा होने से बचाने के लिए उन बच्चों को पोलियो से बचाना जो है वक्त की आम तरीन ज़रूरत है। तो उसमें भी रिलक्टेंसी आई है, बहाम आया, मुख्तलिफ़ तरह की नेगेटिविटी मार्केट हुई, और हमारे यहाँ ऐसी ऐसी स्टोरीज़ और मनफी तासर जो है उसको फैलाना जो है वो एक हमारे लिए एक दर्द सर बनना है, और वो पोलियो में भी बना हुआ है, और अब वैक्सीन के हवाले से भी वो घटिया कहानियाँ जो हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, वो कानों में गूंजती रहती हैं, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात रहे, और शुरू में उसने रिलक्टेंसी भी दिखाई। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जब शऊर आया, जब उनको यकीन हो गया कि हुकूमत जो है उनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दामात उठा रही है, तो वो इस कैंपेन में हमारे साथ ना सिर्फ हिस्सेदार बने हैं
बल्कि हर जगह पे वो हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और आगे बढ़ के जोश व जज्बे के साथ वैक्सीन लगाने के अमल में हर जगह जो है हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, क्या बढ़ते हुए रेप की वजह खवातीन का लिबास है या माशरे का अखलाकी जवाल? क्या रेप के वाकयात को कम लिबासी और बेपर्दगी के साथ जोड़कर रेप का शिकार होने वालों पर ही इल्जाम धरा जा रहा है? क्या रेप का शिकार होने वालों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है? क्या रेप का ताल्लुक सिर्फ मुतासरा फर्द के लिबास से है या फिर लाकानूनियत से भी? वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान ने एक बार फिर एक बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू दिया और पर्दे के तस्वुर पर बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पर्दे का तस्वुर यह है कि माशरे में तरगीब से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान में डिस्को और नाइट क्लब्स नहीं है। अगर हमारे माशरे में तरगीब होगी और नौजवानों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं होगा तो इसके माशरे पर असरात होंगे। एंकर ने सवाल किया कि खवातीन जो पहने वो इस तरगीब का हिस्सा होता है। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, अगर खवातीन ने मुख्तसर कपड़े पहने हैं तो मर्दों पर इसका असर होगा, अगर वो रोबोट नहीं है तो। पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में रेप के बढ़ते वाकयात को फहाशी से जोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हर किसी में इतनी विल पावर यानी कुव्वत इरादी नहीं होती। अब जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात। वज़ीर आज़म की ये बात बहुत ही परेशान कुन है। यानी अगर कोई मुजरिम खुद को जुर्म से रोकने की कुव्वत इरादी नहीं रखता तो इसका जिम्मेदार वो है जो जुर्म का शिकार हुआ। पर्दे पर बात करना वज़ीर आज़म इमरान खान का हक है, अपने नजरिए पर बात करना भी उनका हक है, लेकिन माशरे में बढ़ते ज्यादती के वाकयात की वजह बेपर्दगी को करार दे दिया जाए तो बहुत से सवाल उठते हैं नाज़रीन, क्योंकि हमारे माशरे में तो दुपट्टे और पर्दे वाली खवातीन को भी हरासा किया जाता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो खवातीन जिनका रेप होता है उनका लिबास भी मुनासिब होता है, उन्होंने दुपट्टा भी लिया होता है। और यही बात अगर हम बच्चों पर लेके जाएं तो उन बच्चों ने कौन से ऐसे कपड़े पहने होते हैं। अगर बदफेली के मामलात को देखा जाए तो उन लड़कों ने ऐसा क्या किया होता है कि जिसपे उनका शिकार करने वाला शख्स जो है उसके तासुरात, उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो भड़क उठती है। मददगार हेल्पलाइन के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 93% खवातीन को जिनसी हरासगी का निशाना बनाया जाता है। हमारे माशरे में तो बच्चों से ज्यादती के वाकयात पेश आते। अगर किसी की हैवानियत कोई बच्चा देखकर जाग उठती है तो क्या इस बच्चे को कसूरवार ठहराया जाएगा या उससे ज्यादती करने वाले हैवान को? अगर कोई अपनी हैवानियत को काबू में नहीं रख सकता तो क्या मुतासरा खातून, बच्चे या लड़के को इसका कसूरवार ठहराना दुरुस्त होगा? हमारे माशरे में तो कफन में लिपटी और मनो मिट्टी तले दबी लाशों के साथ भी ऐसे वाकयात हुए हैं, उनके साथ भी ऐसे ही ज्यादती की गई है। अगर लाश को देखकर भी किसी में तरगीब पैदा होती है तो इसे किसी मंतक के तहत और किस मंतक के तहत समझाया जा सकता है? इसके सिर्फ जहन का इलाज किया जा सकता है। जो वाकयात मदारिस के सामने आ रहे हैं, क्या मदारिस के बच्चों का लिबास भी नामुनासिब है और दरिंदगी की तहरीक देता है, तरगीब देता है? किसी का रेप करना जुल्म है, जुर्म है, एक बीमार जहन फर्द का फेल है। इसकी तावील या इसका जवाज किसी सूरत पेश नहीं किया जा सकता नाज़रीन। और ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हर माशरे के कुछ आदाब होते हैं जिनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन रेप को बेपर्दगी से वाबस्ता कर देना नाज़रीन विक्टिम ब्लेमिंग के सिवा और कुछ नहीं है। राय देने के लिए हमने मजहबी स्कॉलर जावेद गामदी साहब से राब्ता किया तो उनकी टीम ने बताया कि गामदी साहब इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं। हम आपको इसी कुछ हिस्सा सुना। ये थे जावेद अहमद गामदी साहब और ये जो उनका क्लिप है ये हमने उनसे इजाज़त लेके, बाकायदा तहरीरी इजाज़त लेके हमने जो है वो नशर किया। एक वक्फा यहाँ पर लेते हैं नाज़रीन। वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान पर अमरीकी इनखला के बाद अब दोबारा अफगान तालिबानों का कब्जा होता जा रहा है बगैर कोई गोली चलाए। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद।
नाज़रीन, इस साल 11 सितंबर तक अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकल चुकी होंगी। जैसे जैसे इनखला की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। खौफनाक माजी खुद को दोहराता महसूस हो रहा है। ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में फिर 90 की दहाई जैसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी और एक मरतबा फिर अफगान अवाम बड़ी तादाद में नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक भी इस बदअमनी से मुतासर होंगे। इस बारे में भी बेयकीनी पाई जा रही है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो अफगानिस्तान का इक्तदार किसके पास रहेगा। माजी में जब रूस अफगानिस्तान से गया तो मुजाहिदीन आपस में ही लड़ने लगे थे। क्या इस बार तालिबान और अफगान हुकूमत किसी तस्फिये पर पहुंच पाएंगे? हालात और वाकयात इस बात का जवाब नफी में दे रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता इस्लामी निज़ाम है। जब से अमेरिका ने अपनी फौज के इनखला का ऐलान किया तब से अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हुआ है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में अमन का वाहिद रास्ता इस्लामी निज़ाम। तालिबान के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि वो अफ़ाम व तफ़हीम के जरिए मामलात हल करने पर यकीन रखते हैं। इसके बावजूद तालिबान और अफगान हुकूमत ने मुज़ाकरात कई महीने से ताअत्तुल का शिकार है। तालिबान अफगान फौज के साथ बाकायदा लड़ाई में मसरूफ और अब तक 40 अजला पर कब्जा करने का दावा कर चुके हैं। तालिबान कमांडर्स अपने इंटरव्यूज में ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत तो गुलाम हुकूमत है, जब अमेरिका चला जाएगा तो अफगान हुकूमत गिर। तालिबान से लड़ाई में अफगान फौज को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी नुकसान से अफगान सदर अशरफ गनी को अपने वजीर दाखिला और वजीर दिफा को तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं और तालिबान को पैगाम दिया है कि वो अमन और हुकूमत से दुश्मनी के दरमियान किसी एक चीज का इंतखाब कर लें। Criticizing the recent Taliban attacks on various parts of the country that targeted civilians, Ashraf Ghani has issued a warning to Taliban saying that if they want enmity, they will face serious response. अफगान सदर अशरफ गनी और मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी करेंगे, लेकिन तालिबान तर्जुमान ने बयान दिया है कि ये दौरा बेसूद साबित होगा। यही वजह है कि वजीर आज़म पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के हालात से फिक्रमंद है। एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है अमरीका को इनखला से कबल अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने अमरीका पर यह भी वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान किसी किस्म की महाजराई का हिस्सा नहीं बनेगा। इसलिए CIA को अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से अड्डे भी फराहम नहीं किए जाए। आज़म इमरान खान अमरीका से अफगानिस्तान के जिस सियासी हल का मुतालबा कर रहे हैं वो सियासी हल है क्या, और क्या ये कभी मुमकिन है कि अफगान हुकूमत और तालिबान किसी एक सियासी हल पर मुत्तफिक हो जाएंगे? तजिया लेंगे माहिर अफगान उमुल्ला यूसुफजई साहब से। यूसुफजई साहब, शुक्रिया आपका। सर, क्या हल है इसका? इमरान खान साहब ने जो हल पेश किया आपके मुताबिक भी वही हल है? और मुझे बताइएगा कि जिस तरह अफगान तालिबान काबिज होते जा रहे हैं, गलबा हासिल करते जा रहे हैं, जिले पे जिला फतह करते जा रहे हैं, आप अफगान गवर्नमेंट का और अफगानिस्तान का इस इनखला के बाद मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अमन मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं जिसमें कोई पेशरफ भी नहीं हो रही, वो शायद आगे जाकर बेकार हो जाए, क्योंकि जो फौजी सूरत हाल में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और वो तालिबान के हक में है, तो अफगान हुकूमत फिर क्या मुज़ाकरात करेगी? मुज़ाकरात तो आप करते हैं कि अगर आपकी पोजीशन मजबूत हो, आप कुछ हासिल करें। तालिबान तो ज़ाहिर है कोई बात नहीं मानेंगे क्योंकि उनका पल्ला भारी है। और जो आपने जिक्र किया कि ये जो शुमाली अफगानिस्तान में ख़ास तौर पे ज़िला जो है वो तालिबान के हाथों आ रहा है बग़ैर किसी जंग के। 3000 अफगान कमांडो फौजी जो है उन्होंने हथियार डाल दिया फरियाब के सूबे में। ये उनकी एलीट फोर्स है, स्पेशल फोर्स है। और तखार में तकरीबन सारा तखार, सिर्फ जो उनका मरकज़ी शहर है तलोकान, उसके ऊपर तालिबान का कब्ज़ा नहीं है। बाकी 7 जो ज़िली हेडक्वार्टर है उसके ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो गया। सारी पुल में सिर्फ मरकज़ी शहर बाकी है, बाकी सब के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा है। फरियाब जो तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और दोस्तम का गढ़ था, वहाँ पे तकरीबन मेमना शहर जो है उसके अंदर भी तालिबान दाखिल हो गए। पूरा जो सूबा है वो बस फतह होने वाला है। तो मेरे ख्याल में अफगान फौजी हौसला हार बैठे हैं
उनको कोई कुमक नहीं मिल रही, रीइंफोर्समेंट नहीं हो रही। सर इनको तो 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली अफगान फौजियों को, खबर तो ये भी है। ऐसे भी सूरत हाल है, कुछ इलाकों में तनख्वाह नहीं मिली, कुछ जगहों पे कहते हैं कि उनको फ़ज़ाई इमदाद नहीं मिल सकी। अफगान फ़ज़ाइया बहुत कमज़ोर है, छोटी सी है। अमरीकी फ़ज़ाइया की क़ुव्वत के बलबूते पे ये अफगान हुकूमत जो है ये कुछ शहरों को और कुछ कस्बों को अपने कब्जे में बरकरार रखने में कामयाब हुई थी। अब वो सूरत हाल तब्दील हो गई है। फिर ये है कि वो जो अफगान फ़ौजी हैं, मिलिशिया है, पुलिस है, वो समझते हैं कि इससे बेहतर है कि वो मर जाएं या गिरफ्तार हो जाए, वो भाग जाए। और कुछ तो खुद हथियार डाल रहे हैं। तालिबान से उनका राब्ता है, वायरलेस के ज़रिए तालिबान बात करते हैं, उनसे कहते हैं हथियार डालो वरना हम हमला कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है हम निकल रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये बड़ी परेशान कौन है अमेरिका के लिए। अच्छा इसमें सर, इसमें बल्कि ऐसा भी है बाज़ मकामात पे, बाज़ तो ऐसा भी सुनने में आया कि $130 दिए जा रहे हैं बाकायदा एक बंदे को कि आप ये लो और अपनी साथ में सिविलियन कपड़े लो और घर चले जाओ, ये भी हो रहा है। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, पाकिस्तान ने जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, इमरान खान साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, और कल को अफगान भी गालिब ऐसा लगता है कि शायद पूरे अफगानिस्तान पर आ जाएं अगले कुछ अरसे तक, तो क्या पाकिस्तान से रिलेशन कैसा होगा इस अफगानिस्तान का जिसमें अफगानिस्तान के तालिबान गालिब होंगे? अच्छा पहले जो आपने एक बात की अली हैदर साहब, वो ज़रा मैं ये कह दूँ कि वो काफ़ी अर्से से तालिबान ये कर रहे हैं, जब से वो जंग कर रहे हैं कि जो भी हथियार डालता है तो उसको वो नए कपड़े और 5000 अफगानी देते हैं कि ये आपका रास्ते का घर जाने का खर्चा है। तो वो कोई नई बात नहीं है, वो रकम जो है वो कम या ज़्यादा, लेकिन ये पहले से हो रहा है और ये उनका एक तरीका है। लेकिन ये है कि जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने बिल आखिर ये कह दिया, वज़ीर आज़म ने पहले भी कह रहे थे लेकिन उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट, यानी फ़ौजी अड्डे बिल्कुल नहीं देंगे, दूसरी पराई जंगों में मुलविस नहीं होंगे। ये बड़ा एक अच्छा फैसला है। हमें पता है कि इसके कुछ ना कुछ हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे, अमेरिका हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंडिया के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए। लेकिन मेरे ख़्याल में आपको अपने मुल्क इस्तिक़लाल, आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स के लिए ऐसे फैसले करने पड़ते हैं और फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता अगर हम फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को देते। लेकिन एक बात वाज़ेह होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह वजाहत नहीं हुई। जो अमेरिका ने पहले कहा कि हमारा 2001 का मुआहदा है कि पाकिस्तान ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता देगा, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी कहा कि हाँ वो मुआहदा बरकरार है। सवाल ये है कि वो 20 साल का मुआहदा है, कब तक वो रहेगा, उसकी मुद्दत क्या है, उसमें कोई तब्दीली होगी, क्योंकि हालात तो तब्दील हो गए हैं। पहले तो अमेरिका हमले करने आ रहा था, अब तो अमेरिका निकल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो बात वाज़ेह होनी चाहिए, हमें फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्ता भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इस रास्ते से उनका कोई तैयारा उड़कर जाए अमेरिका का और वो हमला करे तो फिर भी हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। फ़ज़ाई अड्डे तो अच्छा है, बिल्कुल पहले हमने 2 अड्डे दिए थे, जैकबाबाद में और शमसी खारान में, और आपने देखा कि ड्रोन तैयारे खारान शमसी एयरबेस से उड़ते थे, पाकिस्तानी इलाके फाटा में हमला करते थे और फिर उसी एयरबेस के ऊपर उतरते थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो तो बड़ी एक तौहीन आमेज़ बात थी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए सियासी हल के लिए, फौजी हल निकालने के लिए पाकिस्तान को ताउन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तज़किये और आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात पर तनाज़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाव की सूरत हाल पैदा हो रही है। एक जानिब अपोजिशन हुकूमती कानून को चैलेंज करने का ऐलान कर रही है, दूसरी जानिब एक बार फिर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुजव्वज़ा इंतखाबी कानून पर कड़े एतराज़ात लगा रहा है। हुकूमत की 72 में से 13 शिकों को सीधा सीधा आइन से मुतसादिम करार दे रहा
रहा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में कहा है कि मुजव्वज़ा इलेक्शन एक्ट की 13 शिक़ें आइन से मुतसादिम हैं। आबादी की बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है, जबकि सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट की बजाय ओपन वोटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है। हुकूमत को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर्स लिस्टों का इख्तियार आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का है। इससे पहले रवां वर्ष के आगाज में भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन की तरीक़ाकार में तब्दीली की दो टोक मुखालफत की थी, जबकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की थी। और अब एक बार फिर इलेक्शन कमीशन हुकूमत के इक़दामात को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन भी हुकूमत के इंतखाबी इस्लाहाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रही है। ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडबेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती आप ये बिल फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर आप हमसे बात करते तो हम ये बात मान लेते। अगर आपने इलेक्टोरल वोटिंग की तरफ जाना है तो क्या भारत रॉ आईटी को इस्तेमाल करके हैक करके हमारा इलेक्शन रिजल्ट्स को में गड़बड़ नहीं करेंगे? मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात का मामला पार्लियामेंट की बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सामने रखने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की इस तजवीज़ की तायद भी की है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन की APC की तजवीज़ को न सिर्फ मज़ाक़ा खेज़ करार दे रही है बल्कि 10 जून को जल्दबाजी में की गई कानून साजी पर रत्ती बराबर भी नजरसानी के लिए आमादा नजर नहीं आती। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद है सदाकत अली अब्बासी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब। अब्बासी साहब, पहला सवाल आपसे, सर आप मतलब क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन एतराज कर रहे हैं, ऑपोजिशन एतराज कर रही है, आप कम से कम इनकी बात तो सुन सकते हैं। जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो आज हर जगह पे इलेक्शन में धांधली का शोर शराबा ना होता। हमने भी पूरी कोशिश की 2013 के बाद कि ये धांधली को हाईलाइट करें। चले हम पे तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन अभी नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में धांधली की मिफ्ता इस्माइल वाले इलेक्शन में, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को जो हमारे एग्जिस्टिंग कवानीन है उसको बेहतर करने की जरूरत है। रही बात कि हमने कानून बनाया उस पर इलेक्शन कमीशन के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये इदारों के आपस में अंडरस्टैंडिंग हो भी जाएगी और एक हमने स्टेप लिया है। अगर उसमें कुछ चीजों को बेहतर करना है तो बेहतर करेंगे। हमने ऑपोजिशन को दावत दी थी प्राइम मिनिस्टर के हाईएस्ट ऑफिस से कि आए बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें। उन्होंने कहा हम आपसे रिफॉर्म पे बात ही नहीं करना चाहते। हमारी ये जिम्मेदारी है। इमरान खान मशहूर है इस काम में कि हमेशा उन्होंने क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर्स को मुतारिफ कराया और अभी भी वो चाहेंगे कि इलेक्शन ऐसा हो जिसमें जीतने वाला हारने वाला उसको तस्लीम करे। तो वी आर कमिटेड कि हम इसको धांधली को बात को अहमियत क्यों नहीं दे रहे? मतलब देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी कानून बनाए सर, उसको एग्जीक्यूट तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। वो ये कह रहा है कि जनाब ये कानून जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस पे नहीं हो सकता अमल दरामद। आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। ये एक प्रोसेस है। अभी इलेक्शन को ये अगले हफ्ते तो आ नहीं रहे। अगर उसमें कोई उनके जो एतराजात हैं उनको बिल्कुल पार्लियामान पे दोबारा देखा भी जाएगा और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनको वाज़े उनके साथ उनको क्लियर कर दिया जाएगा, या अगर उसमें कोई माइनर एडजस्टमेंट करनी है तो कर दी जाएंगी। लेकिन ये एक जिम्मेदारी है पार्लियामान। हफ्ते नहीं आ रहे अब्बासी साहब, तो फिर आपको किस बात की जल्दी है? फिर आप ये काम जो आपने तरमीम करवाने के बाद किया है या करना है तो आप ये पहले कर लेते। नहीं, देखें, हमें जल्दी इस बात की है कि हम चाहते हैं कि हम बेसिकली EVM इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो मेन चीज है, और हम जो आपकी बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको वोट का राइट देना चाह रहे हैं। तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए और EVM को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि पहले उनका एक टेस्टिंग हो जाए, मुख्तलिफ जो छोटे इलेक्शन हैं उनमें हो जाए, और जो आपका आपके
जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको भी वोट का राइट देने के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है नादरा ने, कोई इलेक्शन कमीशन है, तो वो कर लें। रेस्ट एश्योर्ड ये इलेक्शन हम पहले से बेहतर करना चाह रहे हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है। अब भाई साहब चूंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।